तो वेलकम क्रिएटर्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि हम लोगों ने 2 यूनिट के एमसीक्यू क्वेश्चन कवर कर लिए थे, तो आज हम लोगों की यूनिट 3 है मानव विकास और परिवार अध्ययन। तो आज भी हम लोग 1 क्लास में कंप्लीट यूनिट 3 करने वाले हैं और 30 एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपकी 3rd यूनिट से पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके पहले भी हम लोग यूनिट वाइज 2 क्लासेस कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने वो यूनिट वाइज क्लासेस नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाइए, विजिट करिए, आप लोगों को क्लास मिल जाएगी। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो समय पर मिलता रहे। तो इसी तरीके से यूनिट वाइज हम लोग पूरी 6 यूनिट में आप लोगों का जो सिलेबस है वो डिवाइड है। तो पूरी 6 यूनिट की आप लोगों को यहाँ पर यूनिट वाइज जो एमसीक्यू क्वेश्चन की क्लासेस हैं वो देखने को मिलेंगी। उसके बाद हम लोग 1 से 2 यूनिट वाइज ऐसी क्लास करेंगे, यूनिट वाइज नहीं पूरी सिलेबस वाइज 1 से 2 क्लास में आप लोगों को जितने भी पूरी बुक के जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं वो सारे देखने को मिलेंगे। और 1 से 2 क्लास फिर भी उसके बाद वैसे करेंगे जिसमें से लघु उत्तरीय जो प्रश्न हैं आप लोगों के पूरी बुक के वो मिल जाएंगे। और लास्ट में हम लोग करेंगे एक मैराथन टाइप, 1-2 मैराथन होंगी जिसमें जितने भी बहु नहीं जो विस्तृत उत्तरीय आप लोगों के प्रश्न हैं, जो लॉन्ग आंसर हैं, वो जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो हम लोग कर लेंगे, जिससे आप लोगों के एग्जाम के पहले ही ये सारी चीज़ें फिनिश हो जाएंगी। और एग्जाम आने तक आप लोगों को एक लॉन्ग ऐसी मैराथन मिलेगी, महामैराथन समझिए, जिसमें कि पूरी बुक के जितने भी इम्पॉर्टेंट यूनिट के एमसीक्यू क्वेश्चन हैं वो एक क्लास में आप लोगों को मिलेंगे। तो ऐसी मैराथन के लिए भी आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले ऐसी मैराथन आपको मिलेगी जिसमें पूरी बुक के जितने भी एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो एक 1 क्लास में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा हम लोग यहाँ पर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट वो करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने क्लासेस नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाइए, विजिट करिए, आप लोगों को सारी जो क्लासेस है वो विजिबल हो जाएंगी और आप लोगों को चैप्टर वाइज जो प्ले लिस्ट में क्लासेस हैं वो भी सीक्वेंस से मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। क्लास 12 होम साइंस बाय प्रियंका मैम डाल के आप लोग अगर सर्च करेंगे तो आप लोगों को जो क्लासेस हैं वो दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो आज हम लोग अपना जो क्वेश्चन है यूनिट 3 के वो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लगभग शिशु की आयु के दौरान, मतलब लगभग बीच में क्या है, डॉट डॉट है, कितनी आयु के दौरान किसी अनजान व्यक्ति को देखकर भयभीत होकर रोने लगता है। मतलब लगभग जो शिशु है वो कितनी वर्ष की आयु के दौरान किसी अनजान व्यक्ति को देखकर भयभीत होकर रोने लगता है। 5 से 6 माह, 7 से 6 माह, 8 से 12 माह, 2 से 6 माह। तो कितनी वर्ष की आयु के दौरान जो बच्चा है वो भयभीत होकर किसी व्यक्ति को देख करके, अनजान व्यक्ति को देख करके रोने लगता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। 8 से 12 माह का जो शिशु होता है वो देख करके क्या करने लगता है, रोने लगता है। जो 8 से 12 माह का शिशु होता है वो अनजान व्यक्ति को देख करके भयभीत होकर के रोने लगता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माता पिता की अनुपस्थित में बच्चे की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसकी देखभाल करनी डॉट डॉट कहलाता है। क्या कहलाता है? तो माता पिता की अनुपस्थिति में जो बच्चे की मूल ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए जो बच्चा है उसकी देखभाल करना क्या कहलाता है? डे केयर कहलाएगा, क्रेच कहलाएगा, संस्था कहलाएगा या वैकल्पिक देखरेख कहलाता है? तो क्या कहलाता है? माता पिता की अनुपस्थिति में जो बच्चे की देखभाल करी जाएगी उसकी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो क्या कहलाता है? वैकल्पिक देखरेख कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर आप लोगों का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जन्म से लेकर 8 वर्ष की आयु तक की अवस्था को माना जाता है। जन्म से लेकर 8 वर्ष तक की अवस्था को क्या माना जाता है? बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था या शैशवावस्था? तो जन्म से लेकर 8 वर्ष तक की जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था मानी जाती है? बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था या फिर शैशवावस्था? तो जन्म से लेकर जो 8 वर्ष तक की अवस्था है वो कौन सी अवस्था मानी जाती है? प्रारंभिक बाल्यावस्था मानी जाती है। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकासात्मक परिवर्तनों के आधार पर प्रारंभिक बाल्यावस्था को बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो विकासात्मक परिवर्तनों के आधार पर जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भाग, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था को विकासात्मक परिवर्तनों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट ए है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु तक की अवधि को कहते हैं।
क्या कहते हैं? हालांकि कुछ विशेषज्ञ शैशवावस्था को वर्ष तक मानते हैं। तो जन्म से लेकर के 1 वर्ष की आयु तक की जो अवधि है उसको क्या कहते हैं? और जो कुछ विशेषज्ञ है वो शैशवावस्था की जो आयु है वो कितनी मानते हैं? शैशवावस्था 2 वर्ष तक मानते हैं, या फिर बाल्यावस्था 3 वर्ष तक, किशोरावस्था 6 वर्ष तक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? शैशवावस्था 2 वर्ष, बाल्यावस्था 3 वर्ष, किशोरावस्था 6 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की जो आयु की अवधि है वो पूछा गया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ए आप लोगों का राइट हो जाएगा। जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की अवधि को शैशवावस्था कहते हैं। हालांकि जो कुछ विशेषज्ञ हैं वो शैशवावस्था को क्या मानते हैं? तो 2 वर्ष तक मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर आप लोगों का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकार की संस्थागत व्यवस्था होती है, मतलब ऐसी कौन सी जो व्यवस्था है वो एक प्रकार की संस्थागत व्यवस्था होती है जिसे विशेष रूप से शिशुओं और छोटे बच्चों के घर में देखभाल करने वालों की अनुपस्थिति में वैकल्पिक देखभाल के लिए बनाया गया है। तो ऐसी कौन सी जो व्यवस्था है एक प्रकार की संस्थागत व्यवस्था है या संस्था है जिसे विशेष रूप से छोटे बच्चे और शिशुओं के घर में वैकल्पिक रूप से देखभाल करने के लिए और जो घर वाले व्यक्ति उनकी अनुपस्थिति में जो है वैकल्पिक रूप से देखभाल करने के लिए बनाया गया है। तो वो कौन सी संस्था है? स्कूल है, शिशु केंद्र, क्रेच है, डे केयर है, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी कौन सी संस्था है जो शिशु केंद्र और क्रेच है वो वैकल्पिक रूप से माता पिता की अनुपस्थिति में देखभाल करने वाली संस्था है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डे केयर सेंटर क्या है? पूछा गया है डे केयर जो सेंटर है वो क्या है? बच्चों की घर में देखभाल करने वालों की अनुपस्थिति में वैकल्पिक देखभाल के लिए बनाया गया है, या फिर एक प्रकार का पार्क है, या फिर ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, या फिर दिन में देखभाल करने वाले केंद्र होते हैं जिनमें शिशुओं और विद्यालय पूर्व बच्चों के घर में प्रमुख देखभालकर्ता की अनुपस्थिति में विद्यालय पूर्व वर्षों में देखभाल की जाती है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा? जो डे केयर होता है वो क्या होता है? तो डे केयर क्या होगा? बच्चों की घर में देखभाल करने वालों की अनुपस्थिति में वैकल्पिक देखभाल के लिए बनाया गया है, या फिर एक प्रकार का पार्क है, या फिर ए और बी दोनों है, या फिर दिन में देखभाल करने वाले केंद्र होते हैं जिनमें शिशुओं और विद्यालय पूर्व बच्चों के घर में प्रमुख देखभालकर्ता की अनुपस्थिति में विद्यालय पूर्व वर्षों में देखभाल की जाती है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो डी है एकदम आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। जो डे केयर होते हैं वो जो डे केयर सेंटर होते हैं वो दिन में देखभाल करते हैं बच्चों की, वो भी माता पिता की अनुपस्थिति में। जो विद्यालय पूर्व बच्चे होते हैं उनकी देखभाल इन सेंटर्स में की जाती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 से 3 वर्ष के बच्चों को भी कहा जाता है, मतलब 2 से 3 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? शिशु कहा जाता है, टॉडलर, या फिर बालक, या फिर वयस्क। तो 2 से 3 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? शिशु, टॉडलर, बालक, वयस्क। क्या कहा जाता है? तो टॉडलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टॉडलर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहला है डॉर्डन, मतलब यहाँ पर कुछ फिल करना है। तक के आयु के बच्चों को पूर्व स्कूलीगामी बच्चा या विद्यालय पूर्व बच्चा माना जाता है। कितनी वर्ष तक की आयु के बच्चों को पूर्व स्कूलगामी बच्चा या फिर विद्यालय पूर्व बच्चा माना जाता है? तो इनकी जो आयु है वो बतानी है यहाँ पर कि कितनी वर्ष की आयु तक के जो बच्चे होते हैं वो स्कूलगामी बच्चे या फिर विद्यालय पूर्व बच्चे माने जाते हैं। 1 से 6 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कितनी वर्ष तक की आयु के जो बच्चे होते हैं वो स्कूलगामी बच्चा या फिर विद्यालय पूर्व बच्चा माना जाता है? तो 1 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वो स्कूलगामी बच्चे या फिर विद्यालय पूर्व बच्चे माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर आप लोगों का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के अस्तित्व को ना भूलने की क्षमता को कहते हैं? तो किसी वस्तु के अस्तित्व को ना भूलने की जो क्षमता है उसको क्या कहते हैं? अस्तित्वहीनता कहते हैं, स्थायित्व अस्तित्व कहते हैं, वस्तु का स्थायित्व कहते हैं, उपरोक्त सभी कहते हैं। तो किसी वस्तु के अस्तित्व को जो ना भूलने की क्षमता है वो क्या कहलाती है? अस्तित्वहीनता कहलाएगी, स्थायित्व अस्तित्व कहलाएगी, वस्तु का स्थायित्व कहलाएगी, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है कि वस्तु के अस्तित्व को ना भूलने की क्षमता क्या कहलाती है? वस्तु का स्थायित्व कहलाती है। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर आप लोगों का एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर आप लोगों का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
सरकार द्वारा संचालित समेकित बाल विकास सेवा आईसीडीएस योजना के अंतर्गत है। क्या है? बालवाड़ियाँ कार्यरत हैं, आंगनवाड़ियाँ कार्यरत हैं, शिशु केंद्र कार्यरत है, उपरोक्त सभी। तो सरकार द्वारा संचालित समेकित जो बाल विकास सेवा है, जो समेकित बाल विकास सेवा योजना है, उसको जो शॉर्ट फॉर्म है उसको जो आईसीडीएस है वो भी कहा जाता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है और हिंदी में समेकित बाल विकास सेवा कहते हैं। तो इसके अंतर्गत जो कार्यरत हैं वो कौन सी जो कार्यरत संस्थाएं हैं? बालवाड़ियाँ कार्यरत हैं, आंगनवाड़ियाँ कार्यरत हैं, शिशु केंद्र कार्यरत हैं, उपरोक्त सभी। तो इसके अंतर्गत जो कार्य करने वाली संस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं यहाँ पर पूछा गया है। कौन कार्यरत हैं आईसीडीएस के अंतर्गत? तो जो आईसीडीएस है उसके अंतर्गत कौन सी संस्थाएं कार्यरत हैं? तो जो आंगनवाड़ियाँ हैं वो इस जो आईसीडीएस जो संस्था है उसके अंतर्गत कार्यरत संस्थाएं हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। आईसीडीएस का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम होता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा और हिंदी में होता है समेकित बाल विकास योजना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। अगला क्वेश्चन है वैकल्पिक देखरेख का अर्थ है। पूछा गया है कि वैकल्पिक देखरेख का जो अर्थ है वो इनमें से कौन सा है? माता पिता का विकल्प, माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चों की देखभाल का विकल्प, दादा दादी का विकल्प, उपरोक्त सभी। तो वैकल्पिक देखरेख का जो अर्थ है वो पूछा गया है। वैकल्पिक देखरेख का अर्थ इनमें से कौन सा है? माता पिता का विकल्प, माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चों की देखभाल का विकल्प, दादा दादी का विकल्प, उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वैकल्पिक देखरेख के अंतर्गत एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पर वैकल्पिक देखरेख का अर्थ जो है बिल्कुल सही तरीके से जो है बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के मार्गदर्शी सिद्धांत कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा के मार्गदर्शी सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर सिद्धांत पूछे गए हैं। सीखने का आधार खेल हो, शिक्षा का आधार कला हो, बच्चों की विशिष्ट सोच विशेषताओं को मान्यता देना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो है जो प्रारंभिक जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है, पाठ्यक्रम रूपरेखा है, वहाँ पर जो बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के जो सिद्धांत हैं वो पूछे गए हैं। तो सीखने का आधार खेल हो, शिक्षा का आधार कला हो, बच्चों की विशिष्ट सोच क्षमताओं को मान्यता देना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर कौन सा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। ये सभी जो है मार्गदर्शी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एनसीएफ का फुल फॉर्म पूछा गया है कि एनसीएफ का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट फुल फॉर्म है यहाँ पर आप लोगों को इसमें से आइडेंटिफाई करना है। एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है नेशनल कैफे फूड, नेशनल सेंट्रल फ्रेमवर्क, नेशनल कुक फेडरेशन, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। तो यहाँ पर जो एनसीएफ का फुल फॉर्म है वो पूछा गया है कि जो एनसीएफ होता है उसका जो फुल फॉर्म है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो नेशनल कैफे फूड हो जाएगा, या फिर नेशनल सेंट्रल फ्रेमवर्क होगा, या फिर नेशनल कुक फेडरेशन होगा, या फिर नेशनल कैरिकुलम जो फ्रेमवर्क है वो होगा। तो यहाँ पर जो एनसीएफ का फुल फॉर्म है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो डी है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, ये एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है। और ये यही फोर जो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन है एकदम आप लोगों का जो है करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों की रुचियों प्रवृत्तियों क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना कहलाता है। तो बच्चों की रुचियों क्षमताओं प्रवृत्तियों को ध्यान में रख करके शिक्षा प्रदान करना कहलाता है। क्या कहलाता है? वयस्क केंद्रित उपागम, बाल केंद्रित उपागम, शिशु केंद्रित उपागम, इनमें से कोई नहीं। तो जो बच्चे हैं उनकी रुचि क्षमताओं को ध्यान में रख करके शिक्षा प्रदान करना क्या कहलाता है? वयस्क केंद्रित उपागम कहलाएगा, बाल केंद्रित उपागम कहलाएगा, शिशु केंद्रित उपागम कहलाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों की रुचि क्षमताओं को पूछा गया है ना, तो बाल केंद्रित उपागम कहलाएगा क्योंकि जो शिशु होते हैं वो इतने छोटे होते हैं उनको शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है। तो बाल केंद्रित जो उपागम है इसमें से करेक्ट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर आप लोगों का राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के अंतर्गत छोटे बच्चों को विद्यालय पूर्व शिक्षा आंगनबाड़ियों के द्वारा प्रदान की जाती है। तो भारत सरकार की कौन सी कार्य संस्था है जिसके अंतर्गत आंगनबाड़ियों के द्वारा जो शिक्षा है बच्चों को प्रदान की जाती है। तो अभी इसका जो क्वेश्चन इसी तरीके का एक क्वेश्चन था, उसमें इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिलेगा। इसके पहले हम लोग ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने आंगनवाड़ियाँ कार्यरत है, वो वाला ऑप्शन जो हम लोगों ने करेक्ट आंसर है वो दिया था। तो भारत सरकार के अंतर्गत छोटे बच्चों को विद्यालय पूर्व शिक्षा आंगनवाड़ियों के द्वारा प्रदान की जाती है। तो वो कौन सी संस्था है? आईसीडीएस है, आईसीआरएस है, आईसीटीएस है या फिर आईसीवाईएस है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आईसीडीएस जो है भारत सरकार के आईसीडीएस के अंतर्गत छोटे बच्चों को विद्यालय पूर्व शिक्षा आंगनवाड़ियों के द्वारा प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं शिक्षा के मूल उद्देश्य हैं। पूछा गया है प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं शिक्षा के मूल उद्देश्य कौन कौन से हैं? बच्चे का समग्र विकास, महिलाएं एवं बच्चों के लिए सहायक सेवाएं प्रदान करना, औपचारिक विद्यालय के लिए तैयारी या फिर उपरोक्त सभी। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं शिक्षा के जो मूल उद्देश्य हैं वो यहाँ पर कौन कौन से हैं? बच्चे का समग्र विकास करना, महिलाएं एवं बच्चों के लिए सहायक सेवाएं प्रदान करना, औपचारिक विद्यालयों के लिए तैयारी करना, उपरोक्त तो सभी। तो ये सभी जो है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के मूल उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समाज की मूल इकाई होता है। पूछा गया है समाज की मूल इकाई इनमें से कौन सा है? घर, एक समाज, परिवार, समुदाय। तो समाज की जो मूल इकाई है इनमें से कौन सी है? घर है, एक समाज है, परिवार है या फिर समुदाय है। तो कौन सा समाज की मूल इकाई के अंतर्गत जो है इनमें से आएगा? घर आएगा, परिवार आएगा, एक समुदाय आएगा या फिर एक समाज आएगा? कौन सा आ जाएगा? तो यहाँ पर घर को मान लिया जाएगा या फिर परिवार को मान लिया जाएगा या फिर समाज को मान लिया जाएगा या फिर जो है समुदाय को मान लिया जाएगा। तो किसको माना जाएगा यहाँ पर? समाज की मूल इकाई जो परिवार है उसको माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर आप लोगों का एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समुदाय के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली संरचना है? तो यहाँ पर जो समुदाय के सदस्य हैं उनकी आवश्यकताओं को जो पूरा करने वाली संरचना है उसके बारे में पूछा गया है। कौन सी है? विद्यालय, अस्पताल, प्रशिक्षण केंद्र, जो उक्त सभी, मतलब उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी जो संस्था है जो समुदाय के सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करती है? विद्यालय करता है, अस्पताल करता है, प्रशिक्षण केंद्र करता है, उक्त सभी करते हैं। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं जो समुदाय के सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं? तो यहाँ पर ये सारी जो संस्थाएं हैं वो समुदाय के सदस्यों को समुदाय के सदस्यों की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करते हैं। विद्यालय शिक्षा संबंधी जो आवश्यकता है उसको पूरा करता है, अस्पताल स्वास्थ्य संबंधी, और प्रशिक्षण केंद्र विशेष प्रकार का जो प्रशिक्षण है वो प्रदान करने की जो सुविधा है वो प्रदान करता है। तो ये सभी आवश्यकताएं जो है समुदाय के सदस्यों की होती है उनको पूरा करने वाली ये सारी संस्थाएं हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर आप लोगों का जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति की आवश्यकताएं दैनिक जीवन क्रम में पूरी करने वाली संरचना है तो वो कौन सी हैं? तो यदि किसी व्यक्ति की आवश्यकताएं दैनिक जीवन क्रम में पूरी करने वाली संरचना है तो चिंतित है या फिर संवेदनशील है, उत्तेजित है, पराजित है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है आप लोगों का सही हो जाएगा? चिंतित होगा, संवेदनशील होगा या फिर जो है उत्तेजित होगा या फिर पराजित होगा। तो यदि किसी व्यक्ति की आवश्यकताएं दैनिक जीवन क्रम में पूरी करने वाली संरचना है तो वो कैसी हो जाएंगी? वो संवेदनशील हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर आप लोगों का एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के सभी क्षेत्रों में इष्टतम रूप से बढ़ने के लिए निम्न में से कौन महत्वपूर्ण है? तो बच्चे के सभी क्षेत्रों में इष्टतम रूप से बढ़ने के लिए निम्न में से कौन महत्वपूर्ण है? बच्चे के भोजन आश्रय की आवश्यकता, स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता, प्रेम पालन और प्रोत्साहन की आवश्यकता, उक्त सभी। तो यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा? कौन सी यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा? बच्चे के भोजन आश्रय की आवश्यकता, स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता, प्रेम पालन प्रोत्साहन की आवश्यकता, उक्त सभी। तो यहाँ पर ये सारी जो आवश्यकताएं हैं वो बच्चों के बढ़ने के क्षेत्र के इष्टतम रूप में जो है महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है यहाँ पर डी है आप लोगों का एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
किशोर न्याय अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था, पूछा गया है। जो किशोर न्याय अधिनियम है वो किस वर्ष जो है अस्तित्व में आया है, 2000 में, 2001 में, 2002 में, 2003 में। तो जो किशोर न्याय अधिनियम है वो किस वर्ष अस्तित्व में आया है, 2000 में आया है, 2001 में आया है, 2002 में आया है, 2003 में आया है। तो किस वर्ष जो किशोर न्याय अधिनियम है वो अस्तित्व में आया है, 2000 में आया है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यहाँ पर ए है आप लोगों का एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के लिए सरकार और गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम इस प्रकार हैं। तो बच्चों के लिए जो सरकारी और गैर सरकारी संगठन के द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो कौन से हैं, भारत की समेकित बाल विकास सेवाएं, SOS बाल गांव, बाल गृह, उक्त सभी। तो कौन से कार्यक्रम जो है सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के द्वारा चलाए जा रहे हैं, तो भारत सरकार की समेकित बाल विकास सेवाएं हैं, SOS बाल गांव है, बाल गृह है, उक्त सभी हैं। तो ये सभी जो कार्यक्रम है वो सरकार और सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के द्वारा बच्चों के लिए चलाए जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस आयु के व्यक्ति को वरिष्ठ वृद्धजन नागरिक माना जाता है। तो यहाँ पर किस वर्ष की आयु तक के जो व्यक्ति हैं उनको वरिष्ठ वृद्धजन की जो आयु है उसमें माना जाता है। किस वर्ष के, 65 वर्ष या इससे अधिक, 60 वर्ष या इससे अधिक, 55 वर्ष या इससे अधिक, या फिर जो है 75 वर्ष इससे अधिक। तो भारत में किस वर्ष की आयु के व्यक्ति को वरिष्ठ वृद्धजन माना जाता है। तो किस वर्ष की आयु के व्यक्ति को जो है वरिष्ठ वृद्धजन की श्रेणी में रखा गया है। यहाँ पर जो 60 वर्ष है या इससे अधिक वर्ष के जो व्यक्ति हैं उनको वरिष्ठ वृद्धजन की श्रेणी में भारत में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना किस उम्र के व्यक्तियों के लिए है। तो जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है वो किस उम्र के व्यक्तियों के लिए बनाई गई है, 60 वर्ष या इससे अधिक वाले, 75 वर्ष या इससे अधिक वर्ष वाले व्यक्ति, 65 वर्ष या इससे अधिक वर्ष वाले व्यक्ति, या फिर ये सभी। तो जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है वो किस उम्र के व्यक्तियों के लिए बनाई गई है, 65 वर्ष या इससे अधिक उम्र के जो व्यक्ति हैं उनके लिए बनाई गई है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर आप लोगों का एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष के आयु के व्यक्ति हैं, मतलब युवा जो है वो किस वर्ग आयु के व्यक्ति हैं। तो जो युवा हैं वो कौन सी वर्ग की आयु में रखे गए हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। 13 से 35 वर्ष, 15 से 25 वर्ष, या फिर 20 से 35 वर्ष, या फिर 15 से 40 वर्ष। तो युवाओं को कौन सी एज ग्रुप में यहाँ पर रखा गया है, 15 से 25 वर्ष में, 13 से 35 वर्ष में, या फिर 20 से 35 वर्ष में, या फिर 15 से 40 वर्ष में। तो युवाओं को कौन सी एज ग्रुप में यहाँ पर जो है रखा गया है, ये पूछा गया है कि युवा जो है वो किस आयु के व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं, 13 से 35, या फिर 15 से 25, या फिर 20 से 35, या फिर 15 से 40। कितनी वर्ष की आयु के अंतर्गत आएंगे जो युवा होते हैं। तो यहाँ पर जो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। जो युवा होते हैं वो कौन सी वर्ष की आयु के अंतर्गत आएंगे, 13 से 35 वर्ष की जो आयु है उसमें युवा जो व्यक्ति होते हैं उनको रखा गया है। तो यहाँ पर 13 से 35 वाला जो ऑप्शन है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर आप लोगों का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु का आहार क्या होना चाहिए। जो नवजात शिशु होते हैं उनका जो आहार है वो कौन सा होना चाहिए, ग्लूकोज, माँ का दूध, शहद, जौ का पानी। तो जो छोटे बच्चे जो नवजात शिशु होते हैं उनके लिए कौन सा आहार इसमें से उत्तम होगा, ग्लूकोज होगा, माँ का दूध होगा, शहद होगा, जौ का पानी होगा। तो नवजात शिशुओं के लिए जो उत्तम आहार होता है, सर्वोत्तम आहार होता है वो कौन सा होता है, माँ का दूध होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है आप लोगों का एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालक में अच्छी आदतें डालने का सही समय है। पूछा गया है कि बालक में अच्छी आदतें डालने का सही समय कौन सा है, किशोरावस्था, जन्म के प्रथम 5 वर्ष, जब भी सुविधा हो, या फिर कभी नहीं। तो बालक में अच्छी आदतें जो डालने का समय होता है वो कौन सा होता है, किशोरावस्था होती है, जीवन के प्रथम 5 वर्ष होते हैं, या फिर जब भी सुविधा हो, या फिर कभी नहीं। तो जो जन्म के 5 वर्ष होते हैं, जीवन के प्रथम 5 वर्ष होते हैं, वो बालक में अच्छी आदतें डालने का एकदम सही समय होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है एकदम आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, और जो बी ऑप्शन है यहाँ पर आप लोगों का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला SOS बाल गांव 1964 में कहाँ स्थापित किया गया। तो पूछा गया है कि जो भारत का पहला SOS बाल गांव है
वो कब स्थापित हुआ था, तो किस सन में, 1964 में हुआ था, और कहाँ पर हुआ था ये पूछा गया। तो सन यहाँ पर दिया हुआ है और पूछा गया है कि कहाँ पर हुआ था, प्रयागराज में, फरीदाबाद में, अमीनाबाद में, गाजियाबाद में। तो जो भारत का पहला एसओएस बाल गांव है 1964 में, सन 1964 में स्थापित हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो प्रयागराज में हुआ था, फरीदाबाद में हुआ था, अमीनाबाद में हुआ था, या फिर गाजियाबाद में हुआ था। तो कहाँ पर स्थापित हुआ था, फरीदाबाद में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर आप लोगों का एकदम करेक्ट हो जाएगा। जो पहला एसओएस बाल गांव है 1964 में स्थापित हुआ था, और कहाँ हुआ था, तो फरीदाबाद में हुआ था। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे यूनिट 3 के, वो सब हम लोगों ने कर लिए हैं। और यूनिट 3 में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर ये सारे क्वेश्चन आप लोग यूनिट वाइज़ कर लेते हैं, तो आपके एग्ज़ाम में जो आने वाले 20 क्वेश्चन है वो यहीं से आप लोगों के तैयार हो जाएँगे। इससे बाहर, इन यूनिट से बाहर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और 1 यूनिट की कंप्लीट एमसीक्यू आप लोगों को एक क्लास में मिल रहे हैं, तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। और एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले आप लोगों को एक मैराथन क्लास मिलेगी, जिसमें सारे जो यूनिट हैं उनकी एक क्लास आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसमें सारी यूनिट के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो एक क्लास में आप लोगों को मैराथन के रूप में मिल जाएंगे, जिससे आप लोगों को एक बार में जो है एक ही क्लास में सारी चीज़ें मिल जाएँगी। तो अभी हम लोग यूनिट वाइज़ कर रहे हैं, उसके बाद एक मैराथन क्लास ऐसी मिलेगी जिसमें कंप्लीट एमसीक्यू पूरे बुक के आप लोगों के लिए सिलेबस पूरा कंप्लीट जो होगा वो एक क्लास में देखने को मिलेगा। और उससे बाहर जो है आप लोगों के जो 20 क्वेश्चन है वो कहीं नहीं जाएँगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने सारी चीज़ें कवर कर ली। इसके बाद जो 4th यूनिट है उसकी कंप्लीट एमसीक्यू की जो क्लास है वो आप लोगों को कल मिलेगी। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।